हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग सेल वाला जो हमारा चैप्टर था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने ऑलमोस्ट सारे सेल ऑर्गेनेल्स हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारा साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, सेल ऑर्गेनेल्स है ना, ये सब चीज़ हमने पढ़ी थी। इसमें आपको मैंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी, जिसमें हमारे पास एक सेल के अंदर जो सेल के इंक्लूजन्स होते हैं, जैसे कि सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स क्या हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या हैं एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो आप उनको भी बहुत ध्यान रखें, उन पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको मैंने एल्केलॉइड्स, रेजिन्स वगैरह बताए थे, और बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा मेरे पास कुछ प्रैक्टिस शीट में मैंने देखा है ना, उनसे पूछा गया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, तो उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के अंदर उन्होंने CO2 एंड वाटर इस तरह की चीज़ों बताया। तो वो आपको मैंने जो सेकंड या थर्ड लेक्चर में जो चार्ट पूरा बनवाया था, है ना, हमारे सेल के सारा डिवीज़न हमने किया था, उसको आप प्रॉपर्ली ध्यान रखें। चलिए, यहाँ पे हमारे पास लास्ट के जो 2-3 हमारे पास ऑर्गेनेल्स हैं वो हम लोग देखते हैं। तो एक हमारे पास में सेंट्रोसोम और डिप्लोसोम, इसको हम लोग डिप्लोसोम भी बोलते हैं, पर बेसिकली सेंट्रोसोम के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। कहाँ मिलेगा, है ना, तो लोकेशन, है ना, उसके बाद में मतलब किस तरह के एनिमल्स में मिलेगा, उसकी पोजीशन क्या होगी और वर्क क्या होगा। हमने ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेल्स में यही चीज़ देखी है ना। सो कहाँ मिलेगा, फाउंड इन एनिमल सेल्स, ऑब्वियसली एनिमल सेल्स में मिलना ही है सेल डिवीजन करने के लिए, और कुछ प्लांट्स में। ये जो आपको चीज़ें को ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्यू प्लांट्स या ऑल प्लांट्स, जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ों से कंफ्यूज किया जाता है ना। उसमें आ गया ऑलमोस्ट प्लांट्स, फ्यू प्लांट्स या एब्सेंट, है ना, और एनिमल्स तो मोस्टली, फ्यू, ये चीज़ों का आप ध्यान रखें, है ना। तो यहाँ पे एनिमल सेल एंड फ्यू प्लांट, मतलब एनिमल्स के साथ साथ कुछ प्लांट्स में मिल जाएगा आपको, प्लांट सेल्स में मिल जाएगा। अब लोकेशन कहाँ होगी, अगर वो प्रेजेंट है तो उसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, सिचुएटेड नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास रहेगा। न्यूक्लियस के पास और क्या चीज़ थी सेल ऑर्गेनेल्स में, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना। तो क्या था उसके पास में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा वाला पार्ट, दो तरह के थे, रफ एंड स्मूथ। तो न्यूक्लियस के पास कौन था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये भी इसी तरह से न्यूक्लियस के पास में रहता है। इसका शेप क्या होगा, स्टार शेप्ड, है ना। तो आप यहाँ पे जो ये शेप देख रहे हैं, एक्चुअली ये इसको मैंने थोड़ा सा डायगोनली इसका डायग्राम बनाया। अगर इसको हम लोग फ्रंट से देखते तो बिल्कुल वी लाइक स्ट्रक्चर दिखता, जैसे किसी कार की या किसी बाइक की रिम जो होती है, रिम, उस तरह का स्ट्रक्चर दिखता आपको, बिल्कुल सर्कुलेट। पर मुझे ट्यूब्यूल्स आपको दिखानी थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा तिरछा बनाया। इसका साइड व्यू दिया है, तो इसका फ्रंट भी दिख जाए, साथ में साइड भी दिख जाए, इस तरह से ना। तो इसका जो फ्रंट साइड अगर आप देखोगे टॉप व्यू से, फ्रंट से, तो स्टार शेप दिखेगा, ठीक है। ईच सेंट्रोसोम हैज 2 सेंट्रियोल्स विच प्लेस परपेंडिकुलर। तो अगर आपके पास ये एक सिंगल सेंट्रियोल है, तो अगर 2 सेंट्रियोल है तो उनका अरेंजमेंट क्या होगा, है ना, ठीक है। तो 2 सेंट्रियोल किस तरह होगी, परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए एक ही मेरे पास में पूरा बंच है, और ये बंच मेरा इस तरह से था, इसका अरेंजमेंट ऐसा था, तो दूसरा जो हमारा सेंट्रियोल होगा उसका अरेंजमेंट इस तरह से होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है, इस तरह से। ये एक हमारे पास सेंट्रियोल, तो दूसरा सेंट्रियोल ये इस तरह से, दैट इज परपेंडिकुलर, इस तरह से अरेंज होंगे। और इस तरह का अगर ये अरेंजमेंट चलता रहा, ठीक है, आप इसके साथ देखते हैं तो यहाँ पे अगर ऐसा हो गया, फिर आगे और जोड़ दिया, तो आप क्या देखोगे, एक पूरा का पूरा एक मैश बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे आपने देखा कभी हम लोग हमारे एक मकान बन रहा होता है, उस पर छत डलती है, तो आपने देखा वहाँ पे जो सरिया होता है ना, उससे एक पूरा मैश, एक जाल बनाया जाता है, एक स्केलेटन बनाया जाता है, जिसमें हम लोग बाद में कंक्रीट भरते हैं। तो स्केलेटन क्या होता है ना, उस पूरे फ्रेम के लिए हम लोग एक स्केलेटन बना के चलते हैं, ताकि उसके अंदर उसी तरह से कंक्रीट भरा जाएगा। तो ये हमारी सेल का पूरा स्केलेटन बना देता है, और जिससे हमारी सेल को शेप मिलती है। तो साइटोसोल हमने बात की थी, साइटोसोल लिक्विड था, और उसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स थे। तो सेल को शेप देने का काम कौन करेगा, मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन हो गया। अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो वहाँ पे लार्ज वैक्यूल्स होती थी, जो टर्जिड होके पूरी सेल को एक्सपांड कर रखती थी, उसको शेप मेंटेन करती थी। और अगर एनिमल्स की बात की जाए तो वहाँ पे वैक्यूल्स छोटी हैं, तो सेल को शेप देने के लिए क्या होगा, हमारे पास इस तरह के ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, जिनको बोलते हैं सेंट्रोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। बहुत सारे फंक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली सेल डिवीजन के लिए, जब सेल्स डिवाइड होती हैं। तो परपेंडिकुलर आपको मैंने अरेंजमेंट बता दिया, इससे क्या होगा, स्केलेटन बनाने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इज सेंट्रोस्फेयर। तो सेंट्रोस्फेयर क्या होता है, इट इज द साइटोप्लाज्म दैट सराउंड सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल के सराउंड में अगर साइटोप्लाज्म अगर वहाँ पे इकट्ठा हो गया, थोड़ा सा डेंस हो गया, ठीक है ना, कलेक्टिवली, है ना, थोड़ा विस्कस हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेंट्रोस्फेयर,
तो एक सेंट्रोसोम के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल, दैट इज सेंट्रियोल, है ना, एंड और उसके साथ में सेंट्रोस्फेयर, तो कलेक्टिवली पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, सेंट्रोसोम बन जाएगा। तो सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फेयर, ठीक है। एक चीज आपको मैं और याद दिला दूं, ये हमने जो वर्ड यूज किया है कि साइटोप्लाज्म दैट सराउंड द सेंट्रियोल, साइटोप्लाज्म एक और ऑर्गेनेल्स को सराउंड करता था और उसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते थे, उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, वो क्या था, भूल गए, है ना, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड होता था ना, न्यूक्लियर रीजन। जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती थी उन सेल्स के साथ, उनके सेल्स के अंदर एक्चुअली वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट था, है ना, कुछ याद आ रहा है ना धीरे धीरे, हाँ। तो वेल डिफाइंड, सॉरी, अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता था और उसमें उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती थी। तो उस न्यूक्लियोइड, उस अनडेवलप्ड, उस अनडिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है उसको पैकिंग प्रोवाइड करने के लिए क्या होता था, उस क्रोमोसोम के सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म आकर डेंस हो जाता था, विस्कस हो जाता था और एक थोड़ा सा शेप्ड स्ट्रक्चर दिखता था। तो वो जो पूरा न्यूक्लियर रीजन है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, है ना। तो इस तरह से आप हमेशा जब भी आप पढ़ रहे हैं और कोई इस तरह के वर्ड आता है, आपको हमेशा पीछे जाके उसको चेक करना है कि हाँ ये ऐसा कुछ कहाँ पे हुआ था पहला, है ना। अगर कोई साइंटिस्ट का नेम आता है तो भी आप दोबारा से चेक करें, इससे क्या होगा, रिवीजन भी होगा और आपको दो चीज़ें याद होंगी एक साथ। जैसे अभी हमने साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, अब आपने साइटोप्लाज्म की बात की, तो जब भी आप साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म की बात करोगे तो आपको सेंट्रोसोम और साथ साथ न्यूक्लियोइड याद आ जाएगा। इस तरह से आप स्टडी करते चलें। चलिए, तो अगर हम लोग बोलें कि सेंट्रोसोम क्या होता है तो इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फेयर। सेंट्रोस्फेयर इज ए साइटोप्लाज्म विच सराउंड्स द सेंट्रियोल। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे एक सेंट्रल रिम की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सेंट्रल हब बोलते हैं। इसके पास इस तरह के ट्यूबुलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके पास में आप देख रहे हैं ये बंडल्स ट्रिपलेट के फॉर्म में, तीन तीन रॉड शेप के बंडल्स हमारे पास में होते हैं। तो ये सारे माइक्रोट्यूबुल्स हैं और एक पूरा का पूरा जब ये बंच कलेक्टिवली होगा तो आपको इस तरह से पाइप लाइक एक ट्यूबुलाइज स्ट्रक्चर दिखेगा। तो सेंट्रोसोम इस तरह से एक पूरा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर, और आप इनको 1 बाय 1 काउंट करेंगे तो दीज आर 9 सर्कल्स, है ना, अलग अलग 9 रिम है इसके पास में, या 9 स्पोक्स हैं और 9 स्पोक्स के ऊपर 3 का ट्रिपलेट है। तो 9 × 3 मतलब टोटल 27 आपके पास में इस तरह के रोड लाइक स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे ट्रिपलेट्स के ना। ये हो गया। अब इसका फंक्शन क्या है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, इसका फंक्शन क्या है, इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन बाय अरेंजिंग स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, तो जब भी हम किसी सेल के अंदर डिवीजन करते हैं तो सेल डिवीजन होने के टाइम पर मान लीजिए आपके पास ये सेल है, इस सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड होना है, तो क्या करेंगे, अपने टर्मिनल्स के ऊपर, है ना, यहाँ पे हमारा जो सेंट्रल्स डिवाइड होकर पहुँच जाएंगे और यहाँ से फिर क्या करेंगे, इस तरह से फिलामेंट्स बनाते हैं ना, इस तरह से पोलर फिलामेंट्स, ठीक है, इस तरह के। तो ये हमारे पास जो सेल डिवीजन के टाइम पे क्या करते हैं, अरेंज स्पिंडल फाइबर्स बिटवीन 2 पोल्स। तो हमारे पोल्स हैं और इनके ऊपर हमारे ये स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर का क्या काम होगा, बाद में ये हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको इस तरह से ग्रिप करके और खींच के अपनी तरफ लेके आएंगे। सेल डिवीजन बहुत सारी फेजेस होती हैं, है ना, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, है ना, ये सब प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज एंड टीलोफेज। तो उस पूरी फेज के अंदर ये इस तरह से डेवलप होते जाएंगे, फिर ये क्रोमोसोम्स को ग्रिप करेंगे, उनको अपनी तरफ खींचेंगे और 2 सेपरेट न्यूक्लियस बन जाते हैं एक ही सेल के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, फाइनली एक न्यूक्लियस यहाँ बन जाएगा, एक न्यूक्लियस यहाँ बन जाएगा, 2 न्यूक्लियस बन गए और फिर हमारा दैट इज कैरियोकाइनेसिस, और फिर हमारी सेल डिवाइड हो जाएगी। तो जब सेल डिवाइड हुई तो हमारे पास इस तरह से 2 सेल बन गई। तो सेल डिवीजन के टाइम पे उसको इनिशिएट करना है ना, ताकि हमारे जो क्रोमोसोम्स थे वो अलग अलग कॉर्नर्स पे, अलग अलग पोल्स पे चले जाएं, उनको डिवाइड कर दिया जाए, देन सेल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। चलिए, इसके बाद में आता है हमारे पास में लोकेशन। तो ये सेंट्रियोल्स की लोकेशन क्या होगी, लोकेशन ऑफ सेंट्रियोल डिसाइड द प्लेन ऑफ डिवीजन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, था ना। अब जैसे आपको मैंने ये डायग्राम बनाया था, ये हमारे पास में सेल है, अगर सेंट्रियोल की लोकेशन इस तरह से हो गई तो क्या होगा, डिवीजन ऐसा हो जाएगा। और अगर इनकी पोजीशन, मतलब ये किस तरह से डिवाइड हो गए एक्चुअली, अगर ये इस तरफ डिवाइड हो गए, यूँ चले गए तो इसका प्लेन यूँ हो जाएगा, यानी कि सेल यूँ डिवाइड होगी। तो आप इसके प्लेन को भी डिसाइड कर सकते हैं ड्यू टू लोकेशन ऑफ सेंट्रियोल, ठीक है। सेल डिवीजन एक अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा एक टॉपिक है,
है ना। तो आपको मैं बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ, जस्ट इतना कि सेल्स डिवाइड कैसे होती हैं, उनका प्लेन क्या रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये एक लॉन्ग सेल हो गई, तो मैं इसको लॉन्गिट्यूडनली कट करूँ या इसको ट्रांसफर्स में कट करूँ, ये डिपेंड करेगा सेंट्रल की पोजीशन क्या है ना। कुछ सेल्स के अंदर डिवीजन पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल के नाम से चलते हैं, तो प्लेन ऑफ डिवीजन डिसाइड हो जाता है। चलिए इसके बाद में आता है फॉर्म बेसल ग्रेन्यूल ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। तो फॉर्म बेसल ग्रेन्यूल ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। अब ये सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होते हैं, ये हम लोग अभी नीचे देखने वाले हैं, है ना। तो इनका बेसल ग्रेन्यूल बनाता है, यानी कि इनका ये कहाँ से इनकी ओरिजिन होगी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना। तो ये कहाँ से रूट हो गए, जैसे हमारे हेयर्स होते हैं ना हमारी स्किन के ऊपर, हमारे हेड पे, हमारी स्किन पे जब भी जहाँ भी हेयर्स होते हैं, तो आपने सुना है, आपने देखा हो, डायग्राम भी देखे होंगे, उनका एक बीच में रूट होता है जहाँ से उनकी ओरिजिन होती है। तो वो बेसल ग्रेन्यूल जहाँ पे ग्रिप करेगा, वो ग्रिप कौन बनाएगा, सेंट्रियोल बनाएगा, सेंट्रोसोम बनाएंगे। फॉर्म टेल ऑफ स्पर्म, स्पर्म की टेल बनाएगा। अब देखिए फिर से मैं आपको वही चीज़ बोलूँगा, को रिलेट करते चलें, अगर कोई टॉपिक आता है उसको रिवाइज करें, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने बात की फॉर्म टेल ऑफ स्पर्म। अब मैं इससे एक चीज़ और आपको याद दिला दूँ, है ना। कल ही हमने क्लास में पढ़ा था कि एक्रोसेम ऑफ द स्पर्म, फॉर्म एक्रोस्पर्म ऑफ द स्पर्म कौन बनाता था, यस वेरी गुड, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से बनता था, है ना। तो गोल्जी बॉडी उस स्पर्म का हेड पार्ट बनाता था। तो यहाँ पे क्या होगा, टेल कौन बनाएगा, टेल एक्चुअली क्या होता है, स्पर्म का टेल क्या होगा, बिल्कुल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। तो जैसे आपके पास में ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, तो ये इसका टेल है, तो टेल जस्ट लाइक फिलामेंट स्ट्रक्चर। तो फिलामेंट बनाने के लिए हमारे पास में ये जो टिब्यूल्स हैं ये बिल्कुल सुटेबल है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक शेप बना देंगे। सो यहाँ पे हम लोग सेंट्रोसोम को यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं अलग अलग हिसाब से। सेल के डिवीजन की हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या किसी स्ट्रक्चरल पार्ट की बात करें, जैसे सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, और इवन स्पर्म गैमेट्स की बात करें। चलिए तो ये हमारे पास में हो गया सेंट्रोसोम। अब सीलिया फ्लैजिला, तो ये जो सीलिया फ्लैजिला होते हैं ये क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे, दैट इज साइटोस्केलेटन, है ना। अभी आपको मैंने बताया था साइटोस्केलेटन एक सेल का ढांचा, उसका स्केलेटन बनाने के लिए हम लोग फिलामेंट्स यूज़ करते हैं। वो फिलामेंट्स किससे बनेंगे, सीलिया फ्लैजिला से। सीलिया फ्लैजिला भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक व्हील लाइक, है ना। इसमें 9+2 9+0 इस तरह से अलग अलग अरेंजमेंट्स होते हैं। जैसे इसमें 9+3 का अरेंजमेंट है, तो वहाँ पे 9+2 9 ग्रुप्स होंगे, उसमें 2 फाइबर्स होंगे, है ना। तो इस तरह से, और यहाँ बीच में हमारे पास जो सेंट्रल हब है ये 2 होंगी या ये नहीं होगी, एब्सेंट होगी, उसके ब्याह पे हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। हम उस लेवल पे नहीं जाना चाहते, है ना, वो बहुत एडवांस लेवल हो जाएगा। हमें फिलहाल बात करनी है कि होते क्या हैं, इनका वर्क क्या है ना, स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। चलिए तो साइटोस्केलेटन में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो सीलिया एंड फ्लैजिला, हाँ। तो आप एक बार यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए, है ना, तो आपको ये चीज़ें समझने थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया क्या होते हैं, ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कितने होंगे, जहाँ भी प्रेजेंट होंगे तो उस पूरी सरफेस को कवर कर रखेंगे। जैसे पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर सीलियाज होते हैं और वो सीलियरी मोशन करने के काम आते हैं। या तो किसी फूड को ग्रास करना है, ठीक है, तो इस तरह से एक वेव के फॉर्म में वेव प्रोपोगेशन करते हैं और सारे के सारे सीलिया एक साथ एक कंडीशन में एक डायरेक्शन में घूमेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये सीलिया हैं, तो ये सीलिया सब के सब एक तरफ जाएंगे, यूँ, है ना, एक तरफ। तो जब एक तरफ मूवमेंट होगा तो वो या तो किसी फूड को इंटेक कराने में हेल्प करेगा, ग्रिप करने में, और या फिर वो जो हमारी यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म था उसके मूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट सेक्टर में पढ़ेंगे टिश्यूज़। तो उन टिश्यूज़ के अंदर हमारी जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स के ऊपर भी सीलिया होते हैं। सेल्स के ऊपर सीलिया होंगे तो क्या होगा, सेल्स के ऊपर सीलिया, मान लो ये सेल है और इसके ऊपर ये हमारी फिंगर जस्ट लाइक सीलिया है। अब कोई चीज़ यहाँ से फ्लो करके आ रही है, तो उस मैटर को फ्लो करने में इस तरह से ये हेल्प करते हैं, हेयरी अपीयरेंस देते हैं, हेयरी, तो उसके ऊपर वो इजीली मूव कर जाता है। तो सीलिया के बहुत सारे काम हैं, खुद ऑर्गेनिज्म मूव कर सकता है या उसकी सरफेस पे किसी और चीज़ को हम लोग मूव करा सकते हैं, है ना। तो सीलिया न्यूमरस होते हैं, बहुत सारे होते हैं और छोटे होते हैं। फ्लैजिला, फ्लैजिला वीप लाइक, थोड़े से लंबे होते हैं, है ना, थोड़े से रिजिड होंगे सीलिया से, है ना। और ये नंबर कितने, तो 1 2 4 भी हो सकते हैं, है ना, मतलब मैक्सिमम हम लोग 6 तक भी बात कर सकते हैं, पर जनरली 1 या 2 फ्लैजिला होते हैं।
मैंने जो डायग्राम आपके सामने बनाया ये यूग्लिना का है। इट इज ऑल्सो एन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स 2 सीलिया, है ना। ये बाय मिस्टेक नहीं है, ये रियल ही है ना। एक उसमें जो सीलिया होता है काफ़ी लंबा होता है, और एक ये जो छोटा सा मैंने सीलिया बनाया वो बहुत छोटा पार्ट होता है उसका, ठीक है। ये इसी तरह का अरेंजमेंट होता है। सो फ्लैजिला और सीलिया, तो फ्लैजिला क्या करेगा, ओवरऑल मूवमेंट में काम हेल्प करता है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट के अंदर, है ना। वीप लाइक स्ट्रक्चर है। और सीलियरी मोशन आपको बताया था, या तो ऑर्गेनिज्म मूव करे या उसके सरफेस पे कोई चीज़ इस तरह से स्मूथली मूव कर सके, ये है। अब हम इसका स्ट्रक्चर की बात कर लें, सीलिया फ्लैजिला तो कहाँ मिलेंगे, है ना। अभी तक हमने जितने सेल ऑर्गेनल्स पढ़े इसमें ये चीज़ हमारी कॉमन चल रही है कि वो कहाँ मिलेंगे, उनकी अकरेंस कहाँ पे होगी, है ना, फिर उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी। तो ये मिलेगा आपको फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि अब आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, ये वर्ड्स आपके पास कई बार आ चुके हैं ना, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर मिलेगा आपको मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है ना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। किससे बना हुआ, तो प्रोटीन से, है ना। तो हमने जब बात की थी प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, हमारी मसल्स प्रोटीन से हैं, हमारे जो भी स्केलेटन पार्ट होता है सबके अंदर प्रोटीन मिलेगा। तो यहाँ भी सीलिया एंड फ्लैजिला के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, प्रोटीन, ठीक है। किससे मिलके बना होगा, इटसेल्फ है सीलिया, ये किससे मिलके बना होगा, तो ये बना होता है कंसिस्ट ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। फिलामेंट्स मतलब बहुत बारीक से बहुत पतले से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, और ट्यूब्यूल्स थोड़े से थिक स्ट्रक्चर। तो जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो सिंगल लाइन के फॉर्म में होगा दैट इज फिलामेंट, और जो इस तरह के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे तो ट्यूब्यूल्स। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर एक सीलिया या फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है ना। अब वो फिलामेंट का स्ट्रक्चर या माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर वो हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि अपने आप में एक बहुत लेंथी प्रोसेस और हमारे काम का फिलहाल नहीं है हमारे इस लेवल पे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला ऑफ यूकैरियोट्स आर माइक्रोस्कोपिक, कॉन्टेक्टाइल एंड फिलामेंटस प्रोसेस ऑफ साइटोप्लाज्म। तो हमने भी जो बात की थी वो चीज़ यहाँ पे फिर से हमारी कंप्लीट हो रही है ना, उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये चीज़। तो सीलिया फ्लैजिला क्या है, यूकैरियोट्स में स्पेशली माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होंगे, आपको माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, ठीक है। कॉन्टेक्टाइल मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिलामेंट से तो वो थोड़ा सा उसके अंदर टेनेसिटी होगी, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कॉन्टेक्टाइल होंगे, श्रिंक हो सकते हैं। एंड फिलामेंटस प्रोसेस ऑफ साइटोप्लाज्म, प्रोसेस यानी कि जस्ट लाइक ग्रोथ, तो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर एक फिलामेंट के फॉर्म में बिखरे होंगे, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाएंगे। सीलिया इज शॉर्टर देन फ्लैजिला, तो मैंने आपको डायग्राम दिखाया, तो आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो ये एयरलाइन स्ट्रक्चर है दैट आर सीलिया, तो छोटे होते हैं फ्लैजिला से, फ्लैजिला लंबे होते हैं। एंड आर न्यूमरस, तो सीलिया हमेशा ज़्यादा मिलेंगे आपको, जबकि फ्लैजिला कितने होते हैं, है ना, 1 2 मैक्सिमम 4 to 6, बस कम मिलेंगे। जनरली कितने मिलेंगे, 1 या 2, ठीक है। तो ये हमारे पास वहाँ हो गया साइटोस्केलेटन। तो सेंट्रोसोम और साइटोस्केलेटन ये मैंने आपको दोनों इसलिए साथ में कोरिलेट किए थे क्योंकि आप देख रहे हैं इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था ये फिलामेंटस वाला फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे कॉमन होता है। और हमने यहाँ पे चीज़ भी देखी, तो दोनों के अंदर कनेक्शन क्या देखा था, ये देखिए आप, फॉर्म बेसल ग्रेन्यूल ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो यहाँ पे उस सीलिया फ्लैजिला का बेसल ग्रेन्यूल बनाने के लिए भी हम लोग सेंट्रोसोम को यूज़ करते थे। अब ये बेसल ग्रेन्यूल क्या है, तो आपको मैंने वैसे बताया था, एक बार हम लोग दोबारा देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई सेल है और हमें इसमें क्या करना है, फ्लैजिला लगाना। तो जब ये फ्लैजिला होगा तो ये फ्लैजिला का बेस कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे टिकेगा, तो हमारी जो मेम्ब्रेन होगी, है ना, जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन के अंदर आपको ग्रिपिंग करनी पड़ेगी, और ग्रिपिंग करने के लिए आपको कुछ एक हार्ड, कुछ रिजिड मटेरियल चाहिए जिससे इसकी ग्रिप बनी रहे, अदरवाइज फ्लैजिला खुद निकल के बाहर जा सकता है। हाँ, फिर से एग्जाम्पल इसके लिए भी, जब भी आपको देखते हैं कोई पोल कहीं पे लगाया जाता है तो क्या होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का पोल हो, है ना, या फिर कोई होता है ना एडवर्टीजमेंट के लिए कोई पोल लगाया जाता है, तो क्या होता है, आप देखते हैं पहले काफ़ी बड़ा खड्डा किया जाएगा, है ना, उसके सराउंडिंग में एक बहुत बड़ा खड्डा बनाया जाएगा, उसके अंदर फिर कुछ हार्ड मटेरियल, कुछ पत्थर या कंक्रीट भरा जाएगा, और उसमें वो पोल को लगाकर फिर सब चीज़ें भरी जाएंगी ताकि नीचे ग्रिप अच्छी बन जाए, ताकि कभी हवा या थंडर इस तरह की चीज़ें आए तो वो स्टेबल रहे, है ना। अगर आपने डायरेक्टली लेके पोल लगा दिया नॉर्मल मिट्टी में और मिट्टी से भर दिया तो क्या स्टेबल रह पाएगा वो, नहीं, है ना। इलेक्ट्रिक वायर्स ने जैसे थोड़ा स्ट्रेच किया वो वहाँ से उखड़ सकता है, हट सकता है। तो सेम केस यहाँ पे होता है, हमारे पास में एक लंबा एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैजिला है, उसको नीचे बेस प्रोवाइड चाहिए, एक बेसल ग्रेन्यूल चाहिए ग्रिप लेने के लिए। तो ग्रेन्यूल क्या, वो ग्रिप कौन बनाएगा, वो ग्रिप हमारा बनाता था सेंट्रोसोम, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास में सेंट्रोसोम और साइटोस्केलेटन हो चुका है। अब एक और हमें चीज़ डिस्कस करनी है, वो है प्लास्टिड्स।
तो प्लास्टिड्स बेसिकली पिगमेंट्स होते हैं, और हमारे लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्योंकि अगर आपसे बात की जाए कि हमारे अंदर ये प्लास्टिड्स अवेलेबल होते हैं क्या, तो नहीं होते, है ना। तो कहाँ पे मिलेंगे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना, स्पेशली प्लांट्स में मिलते हैं, है ना। तो प्लास्टिड्स होता क्या है बेसिकली, और एनिमल सेल में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हमने बताया कि नहीं मिलेगा, स्पेशली हायर जो हमारे एनिमल्स होते हैं नहीं मिलेगा। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं, मेम्ब्रेन की बात करें तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, 2 मेम्ब्रेन्स होंगी, ठीक है। हार्वेस्ट सोलर एनर्जी, हार्वेस्टिंग क्या होता है, स्टोर करना, है ना, हार्वेस्टिंग स्टोरेज करना, तो सोलर एनर्जी को स्टोर करेगा। किया दूसरा काम क्या है, फॉर्म न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स। तो जैसा मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट क्या बनाता है, फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड बनाएगा। तो फूड प्लांट्स में क्या होता है, ग्लूकोज, और अगर आपको स्टोर करना है तो फिर स्टार्च में बदल जाएगा। तो आप देखो तीनों चीज़ें, एनर्जी को हार्वेस्ट किया, स्टोर किया, देन न्यूट्रिएंट्स को बनाया, और फिर उन न्यूट्रिएंट्स को स्टोर भी किया। तो एनर्जी आई, उससे हमने क्या बना, ग्लूकोज बनाया, और ग्लूकोज को फाइनली स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर दिया। अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस के हिसाब से समझें, है ना। फोटोसिंथेसिस मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ग्रीन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट कैन फॉर्म फूड, तो फूड बना सकता है। जनरली कंटेन पिगमेंट्स, तो जो प्लास्टिड्स होते हैं ये इस तरह के सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स हैं जो हमेशा पिगमेंट्स रखते हैं। अभी जो पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट जब भी वर्ड आएगा आपको समझना है कलर्स, है ना। कलर्स के लिए वर्ड यूज होता है, एक तो क्रोम कलर होता है, क्रोम, तो जब भी क्रोम वर्ड आएगा इट मीन्स कलर की बात की जा रही है, और जब भी पिगमेंट आएगा तो इसका मतलब भी कलर की बात की जा रही है ना। क्रोम इज ए ब्रॉड टर्म, उसको हम लोग कभी भी कहीं भी यूज कर लेते हैं ना। अच्छा, ह्यूमन में पिगमेंट होता है क्या, पिगमेंट्स, है ना। प्लास्टिड्स नहीं होते पर पिगमेंट्स होता है। हमारी बॉडी के अंदर होता है मेलानिन, मेलानिन पिगमेंट होता है जो हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन को डिसाइड करता है। हमारा डार्क कलर है तो मेलानिन हमारे अंदर ज़्यादा होगा, हमारा कलर ब्राइट है ना, लाइट कलर है मतलब हम लोग गोरे हैं ना, सिंपल भाषा में बोलें तो हमारे अंदर मेलानिन पिगमेंट कम होगा, ठीक है। मेलानिन का काम क्या होता है, एक्चुअली ये सन की जो रेज निकलती है ना उनसे हमें सेव करता है, अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है। तो जो गर्म इलाके में जो लोग रहते हैं, गर्म है ना, हॉट एरियाज़ के अंदर, वहाँ पे मेलानिन ज़्यादा मिलेगा, उनका कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए एक जनरल क्वेश्चन कि हमारा डार्क कॉम्प्लेक्शन हमारे लिए बेनिफिशियल है या हमारा लाइट कलर, हमारा गोरा कलर, है ना, तो सब बोलोगे गोरा, है ना, गोरे। पर एक्चुअली जहाँ पे मेलानिन ज़्यादा होगा वो हमारे लिए ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा सिक्योर है, हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज से वो प्रोटेक्शन करता है। चलिए अब हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं। तो प्लांट्स में जो पिगमेंट्स थे वो भी कैटेगराइज किए गए 3 अलग अलग कैटेगरीज में बेस्ड ऑन द कलर, कलर के बिहाफ पे, है ना। सबसे पहले आता है ल्यूकोप्लास्ट। जैसे ल्यूको वर्ड आ गया वही संधि विच्छेद वाला कंसेप्ट फिर से हम लगा लें, ल्यूको, है ना। ल्यूको आपने वर्ड कहीं और पढ़ा है क्या, ब्लड सेल्स के अंदर, है ना, एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। तो ल्यूको का मतलब होता है वाइट, तो ल्यूकोप्लास्ट मतलब ऐसा प्लास्टिड जो वाइट कलर का, और वाइट जनरली जब किसी कलर को हम लोग शो नहीं करना चाहते तो यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ल्यूकोप्लास्ट वाइट बोल देते हैं, है ना। तो नॉन पिगमेंटेड यानी इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होगा, तो पिगमेंट नहीं होता, वाइट बोल दिया हमने इसको, ठीक है ना। तो नॉन पिगमेंटेड मतलब वाइट इन कलर, और अगर वाइट के अलावा कुछ और है इट मीन्स इसमें कोई ना कोई पिगमेंट था, ठीक है। अंडरग्राउंड पार्ट्स में मिलेगा आपको, किसी भी प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट्स में जो डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं है। इसका मतलब रूट के अंदर हो सकता है या किसी स्टेम के इंटरनल पार्ट में हो सकता है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच सकती। लाइट कहाँ तक पहुँचेगी, सुपरफिशियली सरफेस तक पहुँच पाएगी। सो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ मिलेगा, अंडरग्राउंड पार्ट्स में। अब अंडरग्राउंड है तो क्या करेगा, फूड स्टोरेज करेगा, और फूड का कभी कलर कम मिलता है आपको ना। हाँ ये बात सही है कि फ्रूट्स जो होते हैं वो कोई येलो भी होता है ना, कोई ग्रीन कलर मिलेगा, है ना, कोई रेड भी होता है, टमाटो है, सब अलग अलग तरह के हैं, है ना। पर अंडरग्राउंड अगर पार्ट होगा तो जरूरी नहीं कि फ्रूट हो, वो रूट्स भी हो सकती हैं, तो वहाँ पे वो अंडरग्राउंड पार्ट क्या करेगा, फूड स्टोरेज। तो ल्यूकोप्लास्ट आर मेनली डिजाइंड या डेवलप्ड या फॉर्म्ड टू स्टोर फूड। चलिए एग्जाम्पल, अब फूड किस तरह से स्टोर किया जाएगा, वो फूड क्या क्या हो सकता था। तो प्रोटीन, ऑयल एंड स्टार्च, इट मीन्स प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे जो 3 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, हम लोग जो इंटेक करते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारे पास 3 ही चीज़ों का हम लोग डाइजेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। तो फैट मतलब लिपिड्स, ऑयल्स, है ना, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन इटसेल्फ प्रोटीन है सही।
तो हर फूड के लिए भी स्पेसिफिक हमारे पास प्लास्टिड्स हैं, है ना, ल्यूकोप्लास्ट हैं। तो एल्यूरोप्लास्ट फॉर प्रोटीन, इलायोप्लास्ट फॉर ऑयल एंड एमाइलोप्लास्ट फॉर स्टार्च। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है ना। एल्यूरोप्लास्ट फॉर प्रोटीन, इलायोप्लास्ट फॉर ऑयल एंड एमाइलोप्लास्ट फॉर स्टार्च, है ना। एमाइलेज, एमाइलो, ये जब भी वर्ड आएगा स्टार्च के लिए होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। अब फिर से वही बात, पिगमेंट के लिए आपको मैंने वर्ड बताया था कलर, और जब क्रोमो वर्ड आएगा इसका मतलब भी कलर। तो मल्टीपल कलर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रोमो वर्ड यूज करते हैं ना, क्रोम। तो यहाँ पे बात चल रही है क्रोमोसोम, क्रोमोप्लास्ट। तो जब भी क्रोम आएगा कलर के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर्ड पिगमेंट, विच कलर, एनी कलर, इट मे बी ब्लू, रेड, ठीक है, येलो, वाइट, पिंक। आपने देखा ना फ्लावर्स होते हैं बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में होते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस। इवन कुछ जो लीव्स होती हैं, लीव्स हमेशा ग्रीन कलर की होती हैं क्या? देखिए मैंने इसके एग्जांपल में जब यहाँ पे लिखा है ना, तो मैंने इसमें लिखा है एक्सेप्ट ग्रीन, मतलब इसके अंदर ग्रीन कलर तो नहीं मिलेगा। और फिर मैंने लिखा है कहाँ मिलेगा, फ्लावर्स, फ्रूट्स, और मैंने लीव्स को अलग कलर से हाईलाइट किया। आपके पास अलग कलर से हाईलाइट इसलिए किया है कि आप कंफ्यूज ना हो कभी भी, है ना। अब वही हमारा मिथ जो होता है उसको हम लोग क्लियर कर लें। लीव का कलर कौन सा होगा अगर आपसे पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे, लीव कलर सर ग्रीन। पर आप देखना सभी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन नहीं होगी, है ना। ग्रीन के साथ कुछ कॉम्बिनेशन भी होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन भी होते हैं, बहुत सारे आपको इस तरह के प्लांट्स मिल जाएंगे। हाँ, जो जैसे स्पाइनक, पालक है, मेथी है, इस तरह के जो वेजिटेबल्स हैं वो ऑब्वियसली डार्क ग्रीन कलर की होती हैं। बाकी जनरली आप जो भी प्लांट देखेंगे आपको उसमें कुछ कॉम्बिनेशन मिलेंगे। इवन पालक में या मेथी या जिस तरह की जो ग्रीन चीज़ें उसमें भी आपको शेड्स मिल जाएंगे, ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, बहुत ज़्यादा लाइट भी कलर होता है इसके अंदर, शेड्स मिलते हैं। तो लीव्स के ऊपर आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे, है ना। उसमें आपको वॉयलेट कलर भी मिल सकता है ना, थोड़ा पिंकिश कलर भी मिल सकता है। आप कोई भी प्लांट अपने आसपास देखेंगे, आप उनके लीव्स को ऑब्जर्व करना, टोटली ग्रीन तो नहीं मिलेगी आपको, है ना। कुछ लीव्स को मैंने बताया जैसे स्पाइनक वगैरह, इनको छोड़ के, है ना। बाकी सबके अंदर क्या होगा, आपको मल्टीपल कलर्स मिलेंगे। तो वो किस वजह से मिल रहा है, क्रोमोप्लास्ट। तो आपका फ्रूट का कलर क्या हो सकता है, मैंगो, है ना। तो मैंगो कलर कैसा था, येलो, ऑरेंज, इटसेल्फ ऑरेंज है, ठीक है ना। इसके अलावा आपने अगर गुआवा खाया, अमरूद, तो वो ग्रीन था, है ना, हल्का सा। उसके अलावा अगर आपने ग्रेप्स खाए तो वो भी था, पोमोग्रेनेट, है ना, बिल्कुल डार्क है, उसको मेजेंटा, मतलब बहुत डार्क रेड कलर के उसके अंदर से हमको सीड्स मिलते हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन। इसके अलावा फ्लावर्स तो आपको पता ही है, मल्टीपल कलर्स, है ना। आप रोज़ की कितने सारे फ्लेवर देख सकते हो ना, पिंक रोज, ब्लैक होता है, उसके बाद में येलो होता है, वाइट होता है, कितने सारे हमारे पास में कलर्स होते हैं। तो फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स में सब में आपको इस तरह के क्रोम्स मिलेंगे, कलरफुल पिगमेंट मिलने वाला है। नेक्स्ट जो हमारे काम का एक्चुअली प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरो, तो जब भी क्लोरो वर्ड आएगा इसका मतलब ग्रीन। अच्छा, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ और ध्यान रखनी है आपके पास, क्योंकि ये प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, लीवेनहॉक ने। तो एक तो इंपॉर्टेंस की ये हो गई कि ये क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा इसकी जो डिस्कवरी किसने की थी, लीवेनहॉक ने। और दूसरी बात, लीवेनहॉक आया तो हमको वापस से कोरिलेट करना पड़ेगा कि लीवेनहॉक ने और क्या काम किया था। एक सिंगल साइंटिस्ट था, उसने एक और काम किया था, है ना। अगर आपको याद हो, हम लोग जब सेल डिस्कवरी पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट हमारा जब लेक्चर था, तो वहाँ पर हमने देखा था लीवेनहॉक ने क्या किया था, लिविंग सेल्स डिस्कवर की थी, लिविंग सेल्स। और रॉबर्ट हुक था, उसने डेड सेल्स इन द कॉर्क। तो लीवेनहॉक जब भी वर्ड आएगा आपको दो चीज़ें याद, है ना, यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना पड़ेगा कि कंपटीशन है। आप जितना कोरिलेट करके चलेंगे, प्लान करके चलेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। तो लीवेनहॉक ने क्लोरोप्लास्ट भी डिस्कवर किया था और साथ साथ उसने लिविंग सेल्स भी ढूंढी थी। कहाँ पे ढूंढी थी, है ना, तो वो हमारे पास जो ना पॉन्ड वाटर में, और कुछ बताते हैं वो टार्टर ऑफ द टीथ के अंदर बताते थे। तो लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया, क्लोरोप्लास्ट था, किस कलर का होगा, क्लोरो मतलब ग्रीन, ग्रीन पिगमेंट। तो ये क्लोरोफिल मैंने लिख दिया। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट मिलने वाला है, क्लोरोफिल। तो बेसिकली क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट। क्लोरोफिल भी 5 तरह का होता है, क्लोरोफिल A, B, C, D, E, है ना। इतने सारे हमारे पास में इसके कलर्स होते हैं, इतने सारे इसके टाइप्स होते हैं। सॉरी, कहाँ मिलेगा,
इन एरियल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये लाइन दो चीजें समझा रही है आपको। एरियल है ना, एरियल मतलब हवा में, जो डायरेक्टली लाइट के कांटेक्ट में है ना, जो डायरेक्टली हवा में, जैसे कि लीव्स। अब इसका मतलब हो गया कि स्टेम में मिलेगा? नहीं, स्टेम में नहीं मिलेगा, पर जो यंग स्टेम्स होते हैं वहाँ पे मिल सकता है। आप बोले बहुत बड़ा डेवलप ट्री है, उसकी जो बार्क थी, उसका जो स्टेम था उसमें मिलेगा? नहीं। तो प्लांट्स में और यंग स्टेम में, तो हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। और हमारे लिए अच्छा रहेगा याद रखना। तो ग्रीन पार्ट्स के मतलब इसके अंदर हमारे पास में लीफ और यंग स्टेम, तो हम लोग इन दोनों को इसमें ऐड कर सकते हैं ना, लीफ एंड यंग स्टेम, इसमें आपको मिलेगा। तो मैंने इसके लिए कॉमन वर्ड क्या लगा दिया? ग्रीन पार्ट्स। अगर वो लीफ ग्रीन है तो उसमें भी क्लोरोफिल। एक्चुअली हमें यह बोलना चाहिए ड्यू टू क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से वो पार्ट ग्रीन है, ना कि ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल मिलता है। समझ गए ना? तो सेंटेंस का फर्क समझिए, क्लोरोफिल वहां पे अवेलेबल था और उस क्लोरोफिल की वजह से, ड्यू टू दैट क्लोरोफिल, इट अपीयर्स लाइक ग्रीन, ग्रीन कलर में दिखता है आपको वो, इट अपीयर्स ग्रीन। ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। अब आपको मैं आगे जो बताने वाला हूं, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस एक हमारा जो फूड प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसका पार्ट है, पर बहुत बेसिक फॉर्म में इसको हम लोग समझ लें, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसको लिया गया है, डिस्कस किया गया है, तो उसके पार्ट्स हमें देखने पड़ेंगे क्लोरोफिल के अंदर क्या क्या होता है। तो दो पार्ट्स इस क्लोरोफिल के होते हैं, ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा। तो आप पहले डायग्राम समझ लीजिए। ये हमारे पास जो पूरा एक सेल है, इट्स ए पार्ट ऑफ सेल, नॉट ए सेल, पर आपको समझाने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर दिखा दिया मैंने, राउंड शेप में, ओवल शेप में। तो आप इसके अंदर देख रहे हैं कि जो आपको इस तरह कॉइन शेप में छोटे छोटे कॉइन्स के फॉर्म में ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये इंडिविजुअल स्ट्रक्चर होता है ग्रेनम। इस इंडिविजुअल कॉइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेनम। और उसके ऊपर एक और ग्रेनम, फिर एक और ग्रेनम, फिर एक और ग्रेनम। तो अगर आपने ऐसे पूरा एक बंच बना दिया, ये पूरा बंच क्या हो जाएगा? ग्रेना। सो ग्रेना क्या हो गया? प्लूरल फॉर ग्रेनम। तो बहुत सारे ग्रेना आपने अरेंज किए और क्या बन गया? ग्रेना। और इस ग्रेना के ऊपर हम लोग मेम्ब्रेन चढ़ा दें, एक पूरी कवरिंग चढ़ा दें। जैसे मैंने बोला कि आप कॉइन्स लो, 10 कॉइन्स लो, और 10 कॉइन्स को आप एक छोटी सी मेम्ब्रेन या पॉलीथीन के थ्रू उसको पैक कर दो, तो पूरा बंच क्या बन जाएगा? दैट इज थाइलेकॉइड। समझ रहे हैं आप? पूरा पूरा थाइलेकॉइड। तो ये आप मैंने जो लिखा है ना, ग्रेना इन थाइलेकॉइड, तो ये मैंने आपको जो एरो लगाए हैं, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है आपका, यहां से लेके यहां तक का स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? थाइलेकॉइड। ये पैकिंग है, और किसकी पैकिंग है? ग्रेना। तो हमने बहुत सारे कॉइन्स रखे, उनको पैक कर दिया, तो कंप्लीटली इट इज कॉल्ड थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड्स 1 2 3 4 5 बहुत सारे हो सकते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट में कितने थाइलेकॉइड्स होंगे? कोई फिक्स नंबर नहीं, मल्टीपल्स होते हैं। अब आप देख रहे हैं दो जो थाइलेकॉइड्स हैं, वो दो थाइलेकॉइड्स के अंदर एक ब्रिज की तरह स्ट्रक्चर है, ब्रिज की तरह, है ना। एक वायर जा रहा है, एक आप लाइन देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लैमिला। ठीक है, लैमिला। अब ग्रेना का मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, 2 3 4 ग्रेना आपस में किससे जुड़े हुए हैं? लैमिला से। लैमिला जस्ट लाइक मेम्ब्रेन। हमने सेल वॉल भी पढ़ी थी, वहाँ पे आपने पढ़ा था मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला की मेम्ब्रेन होती थी, दो सेल्स को अटैच करने का काम करती थी एज ए सीमेंट फॉर प्लांट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे ये दो ग्रेना को अटैच कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमल लैमिला। अब स्ट्रोमल लैमिला, तो स्ट्रोमा क्या होता है? इस पूरे क्लोरोप्लास्ट में जो भी इसका एम्प्टी पार्ट है, इसका जो भी लिक्विड पार्ट है, वो सबका सब क्या है? स्ट्रोमा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट्स देख लेते हैं। ग्रेना क्या होता है? साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, जहाँ पे हमारे पास रिएक्शन चलती है दो तरह की, लाइट एंड डार्क, तो लाइट रिएक्शन परफॉर्म करेगा ग्रेना। ठीक है, तो इसका मतलब आपको एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा। फिर डार्क रिएक्शन होती है, उसमें हम लोग उससे फूड बनाते हैं, उसको कंज्यूम करके फूड बनाते हैं ना। सो अब अगला पॉइंट, मैनी ग्रेनम्स स्टैक्ड इन कंपार्टमेंट्स। और ये क्या कहलाएगा? ये पूरा कंपार्टमेंट का क्या, ये जो पूरा कंपार्टमेंट बन जाएगा उसको क्या बोलेंगे? थाइलेकॉइड। मैंने आपको ये समझाया भी, बहुत सारे कॉइन्स आपने एक साथ रखे। ठीक है, इस तरह से आपने बहुत सारे कॉइन्स लिए और इन कॉइन्स को आपने एक साथ पैक कर दिया, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर दैट इज थाइलेकॉइड। इस स्टैक्ड फॉर्म में, स्टैक मतलब एक के ऊपर एक आपको जमा देना, इस तरह का स्ट्रक्चर। चलिए, सो कंपार्टमेंट्स को कंप्लीट हमने बोला थाइलेकॉइड, आपने स्ट्रक्चर देख लिया है। स्ट्रोमा, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब फील्ड पार्ट, फील्ड। ठीक है,
तो जो भी लिक्विड फॉर्म में होगा वो सब का सब उसका मैट्रिक्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी मैट्रिक्स था, ठीक है। बहुत सारी जगह पर आपको मैट्रिक्स वर्ड सुनने को मिलेगा। मैट्रिक्स या स्ट्रोमा वर्ड आ जाए मतलब उसका सॉल्यूशन, उसका लिक्विड पार्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के साथ में हमारा ये जो चैप्टर था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ पे ये फिनिश होता है, ठीक है। अब आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी बनती है, आप पूरे के पूरे चैप्टर को थोरोली एक बार आप पूरा पढ़ लें। हमारी जो डेली जो प्रैक्टिस शीट्स हैं, DPPs हैं, उनको आप 1 by 1 सॉल्व करते जाएं, और किसी तरह कन्फ्यूजन हो आप वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है टिश्यू वाला, वो हम लोग देखेंगे कि अब एक्चुअली क्या है। देखिए फिर से सीक्वेंस वाली बात आती है। आपने सेल्स पढ़ी, अब आपको इंडिविजुअल सेल के बारे में कंप्लीट चीज़ पता है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बन जाएगा, टिश्यूज़। तो ऑब्वियसली हमको सेल के बारे में पता है, तो हम लोग टिश्यूज़ को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।